दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और आज बात करेंगे हम रोहतक और सोनीपत में कांग्रेस की जो जीत हुई है उसके ऊपर। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर जोगिंदर मौर्य, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। जी करमपाल मौसा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करमपाल भाई, और सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। और राजनीति के साथ आप लोगों को हंसाने का भी बड़ा काम करते हैं। हाँ वो है, देखो ऐसा है कि विद्यार्थी जीवन से लिखने लगे थे और फिर ये लगा कि भी अपनी माँ बोली में लिखना चाहिए। हाँ। तो बेसिकली मैं हरियाणवी कवि हूँ और हरियाणवी में लिखने पढ़ने का शौक है। हाँ। और मंचीय भी व्यवस्था रही है और बड़े बड़े मंचों पे जाने का। तो ये जो हरियाणा की सियासत अभी रही है और बड़ी जीत आप लोगों ने दिलाई दीपेंद्र हुड्डा को, सतपाल ब्रह्मचारी को, पहले एक चुटकुले से कोई हास्य कवि से यहाँ से शुरुआत हो जाए, चुनाव के दौरान की कोई बातचीत, उसके बाद फिर सियासत की बात शुरू कराएंगे। देखिए करमपाल भाई, हरियाणा में जो स्थिति है, हरियाणा का आदमी, हरियाणा का आदमी एक तो जो है, मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव में है ना, एक बाबा जी था, उसका डेरा था बार, और वो जिसकी भी गांव की छोरी मतलब जावे विदा हुए वो रोन लाग जावे। तो रोन लाग जावे, एक गांव के बड़े साधन संपन्न आदमी की छोरी का ब्याह था। वो बाबा दौरे पे ले गया, बोले हमारा जी महाराज सब क्या है कि सुख मौज है, कति कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सस्ता जमाना था। बोले ये अपनी एक अठनी ले लो आप, रोना नहीं, और मेरी छोरी विदा हुआ जब रोना नहीं। जब वह छोरी ने बैठान लगे, बेलडी हुआ करती उस जमाने की तो बात है, और वह लुगाई गीत गान लगी, बाबा बड़े टहरी गया ले चौधरी साहब अपने अठनी रोए बिना नहीं रहा साहब। तो जो हरियाणा का आदमी है उसको जो ये दिखाए गए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और प्रकार के जो समझ अगर जो चीजें दिखाई गई, तो हरियाणा का आदमी ने वो अठनी भगा कर मारी नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की। अगर भाई हम किसी भी चीज से डरेंगे नहीं, कुछ चीजें नहीं। और इस चुनाव में सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया बात जो हुई है, जो किन्हीं परिस्थितियों को बस इन लोगों ने जातीय जहर घोलने का जो हरियाणा में काम किया था, इस चुनाव में हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है बिल्कुल चीजों में, और सब ने मिलके। और रोहतक की बात करें, सबसे बड़ी बात देखो, पिछला जो चुनाव था रोहतक में जाट वर्सेस ब्राह्मण, जाट नॉन जाट इस तरह हो गया था। इस बार वो बातें सुनने को नहीं आई, बहुत सारे ब्राह्मण बिरादरी के लोग ही दीपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े थे। बिल्कुल आप सही करें। इसके अंदर ना दीपेंद्र हुड्डा जी का खुद का व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे ना, उस व्यक्ति का ऐसा नहीं कि मैं एज बीइंग कांग्रेसी या उनका कार्यकर्ता या प्रदेश प्रवक्ता की तरह कह रहा हूँ। इस प्रदेश में बहुत से पारिवारिक राजघराने हैं, परिवार है जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, उन सब के व्यवहार को देख लीजिए और आप दीपेंद्र हुड्डा के व्यवहार को देख लीजिए। एक बात। दूसरी बात, मैं कहीं किसी इंटरव्यू में कह रहा था, कोई बात थी, तो लोग कह रहे थे कि रोहतक का विकास इसलिए हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा जब सांसद थे, इनके पिता मुख्यमंत्री थे, मगर ऐसे तो सभी मुख्यमंत्रियों के बेटे सांसद भी रहे और उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे। ये सोच है सकारात्मक काम करने की, विकास की। रोहतक का जो विकास था, रोहतक का जो चुनाव था करमपाल भाई, आप उसको देखेंगे, रोहतक के चुनाव के अंदर बहुत सी चीजें गौण थी, और दीपेंद्र हुड्डा का व्यक्तित्व जो है वो इतना उभर के आ रहा था कि एक तरफ तो उनके द्वारा किए गए विकास थे, दूसरा हर समाज, हर वर्ग को, पिछली बार जब वो चुनाव हारे ना, किन्हीं उन चीजों में जो समीकरणों में वो चुनाव जो चीजें थी, उसके बाद मतलब मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जब हम चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच में जाते थे तो कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में भी एक टीस थी कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सकारात्मक। और ये राजनीति का बहुत ही सकारात्मक लक्षण है। और जिस मतलब कोशली विधानसभा से हम 75,000 वोटों से हारे थे, वहां पे हम जीते 2 से, वो जीते थे 2 से, उसको 75,000 को करेंगे तो हम 1.5 लाख को मान ले आप बात को, क्या हमने मार्जिन को किया। और वहां पे आप देखिए, वहां पे हमने जब बात की लोगों से, तो लोगों ने कहा कि पिछली बार हम जाट नॉन जाट की इस प्रकार की गुमराह बातों से गुमराह हुए हैं, और दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे रोहतक लोकसभा का विकास करवाया। सकारात्मक सोच का व्यक्ति है, और राजनीति में जो व्यक्ति सारा दिन लोगों के बीच में रहता है, उसके शालीन व्यवहार को देखिए। तो
जो स्थितियां थी लोगों की, तो इसमें मतलब मैं ये कहता हूँ कि अब तो मेरे को ये भी बहुत सारे लोग कह रहे थे, जो दीपेंद्र हुड्डा की फैन फॉलोइंग है इस इलाके में, वो भूपेंद्र हुड्डा से भी ज्यादा है। देखिए मैं आपको दो अलग अलग विषय, भूपेंद्र हुड्डा जी का व्यक्तित्व जो है वो अलग तरह का है, उनकी गंभीरता, वो आज हरियाणा की राजनीति में वट वृक्ष की तरह है। बिल्कुल, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और बहुत पुरानी थाती है। ये परिवार आज से राजनीति नहीं कर रहा है। चौधरी मातूराम से लेकर, चौधरी मातूराम जी यहाँ से स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे रोहतक से, और वो एक बार वो चुनाव हारे भी थे और लाला लाजपत राय ने लाहौर में उनका केस लड़ा था और वो जीतते थे, चौधरी मातूराम। तो एक बहुत पारिवारिक राजनीतिक बहुत पुरानी पृष्ठभूमि उस परिवार की रही है। तो जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो युवाओं में एक अलग तरह की पसंद है, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का जो कद है वो अलग कद है। दीपेंद्र हुड्डा का जो क्रेज है ना युवा के प्रति होता ही है, वो एक मुख्यमंत्री के बेटे, सांसद, कई बार के सांसद, और उनका साल्य व्यवहार, हर व्यक्ति का उनसे जुड़ाव, तो ये जो चीजें हैं वो दीपेंद्र हुड्डा रोहतक बनी। आप पूरे हरियाणा में अगर दीपेंद्र हुड्डा की देखेंगे, और मुख्यमंत्री बेटे की बात करें और परिवारों की, या भजन लाल या देवी लाल या बंसी लाल जी, उनकी जो औलादें हैं जो अभी एक्टिव है नई इसमें, उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव दीपेंद्र है, लोकप्रिय भी। देखो राजनीति या कोई भी कर्मपाल भाई, कोई भी किसी प्रकार की अगर भूमिका है, चाहे वो बिजनेस है चाहे कोई भी है, अवसर भाग्य से मिल जाता है जी, लेकिन उस अवसर पे टिके रहना और वहां से अपने व्यक्तित्व का विकास जो व्यक्ति करता है वो अपने व्यवहार से करता है। बिल्कुल, इस राजनीति में दीपेंद्र हुड्डा ने जो, इसमें कोई नहीं संदेह कि वो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, वो जो रणबीर सिंह के पुत्र हैं, लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा का अपना व्यवहार है, जो दीपेंद्र हुड्डा ने उसके बाद अपनी इमेज को बिल्डअप किया है, अपने व्यक्तित्व का विकास किया है, वो अपने व्यवहार से किया है। और अन्य लोगों की तुलना अगर हम करेंगे हरियाणा की राजनीति में इस प्रकार से, अवसर तो उनको भी इसी प्रकार से मिले। राजनीति में सबसे बड़ी जो अगर कोई चीज होती है, कोई होता है, वो होता है व्यक्ति का परिचय। व्यक्ति के परिचय से प्रभावित होते हैं कि वो फला व्यक्ति का बेटा है, परिचय बनाने में सालों लगते हैं, और उसके बाद उस व्यवहार से अपनी इज्जत बनाना वो अपने व्यवहार से बनती है। और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने व्यवहार से शक्ति को पचा पाना बहुत ही गंभीर व्यक्तियों के बूते की बात है। और दीपेंद्र हुड्डा ने जब शक्ति आई, उस शक्ति को पचा के ये दिखाया कि शक्ति से व्यक्ति का दिमाग खराब नहीं होता। ये दीपेंद्र हुड्डा ने बिल्कुल सही कहा। बात करते हैं, थोड़ा सोनीपत की बात करांगे। पिछली बार उस इलाके ने भूपेंद्र हुड्डा को हरा दिया था, लेकिन इस बार सतपाल ब्रह्मचारी एक आए हरिद्वार से, आते ही एकदम लठ गाड़ दिया और धमाकेदार जीत गए। देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो इस पूरे क्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा का, भले ही भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए पिछली बार और अच्छे बड़े मार्जिन से भी हारे, लेकिन बावजूद उसके भी भूपेंद्र हुड्डा जी का जो व्यक्तित्व है इस पूरे क्षेत्र में, जो वोट बैंक है, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम पे है। एक बात। दूसरा जो है, कांग्रेस के खिलाफ जो एक पूरा का पूरा माहौल था, और आप देखिए कि मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं इस बात में कहने को कि जो सोनीपत है वो जाट बहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी ये कहा गया कि सतपाल ब्रह्मचारी जो है वो सर्व समाज का है। ठीक है, और आप देखिए किसान जातियों ने किसी प्रकार से भी पूरे हरियाणा में जातिगत तो चुनाव हुआ ही नहीं, और सोनीपत ने सतपाल ब्रह्मचारी को बिल्कुल एक नया व्यक्ति आया, और एक ऐसे व्यक्ति के जो है खिलाफ उसने चुनाव लड़ा और जीता, जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन का पुराना व्यक्ति है, सीटिंग एमएलए है एक उसका, और जो 10 साल की सरकार में साझेदार है। बिल्कुल, उसके बावजूद सतपाल ब्रह्मचारी ने उस व्यक्ति को हराया। उसके पीछे किसान आंदोलन है, महिलाओं का, जो हमारी महिला पहलवानों का, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये किसान और पहलवानों का है। अग्निवीर जो योजना थी वो कहीं ना कहीं हमारे को वो करती थी। तो ये जो पूरा का पूरा सोनीपत के अंदर जिस प्रकार से सतपाल ब्रह्मचारी जी आए, तो जितने भी सतपाल ब्रह्मचारी चाहे नए व्यक्ति आए थे भले ही, पर इन मुद्दों ने उनके लिए फ्लाइट का काम किया कि जैसे इन मुद्दों पे सवार होके, और सतपाल ब्रह्मचारी का चुनाव आप देखिए कि 20 दिन का ही तो चुनाव था। अगर उस स्थिति का देखा तो उससे पहले तो हम ये बात करें कि बड़ौली बहुत सारे इलाकों में घूम चुके थे, सारी चीजें होती। सोनीपत के बारे में ये था किसको टिकट देंगे, और कांग्रेस में आप देखिए अब की बार जो टिकटें थी ना वो बहुत ही उचित, और जो
व्यक्ति समाज में सर्वमान्य स्वीकार्य लोग थे उन लोगों को टिकटें दी और वो कांग्रेस का जो निर्णय था वो कांग्रेस के पक्ष में परिणामों को लाने में सक्षम हुआ और साबित हुआ। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात, इस बार जो कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, इसको सबसे बड़ा मानना पड़ेगा कि जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया ना आरक्षण का और संविधान का, उसने इतना बड़ा काम किया कि उससे जो कांग्रेस का दलित वोट बैंक था, जो परंपरागत उसका वोट बैंक था एससी समाज का, वो कांग्रेस के साथ लौटा। इसी के चलते शैलजा की सबसे बड़ी जीत हुई, इसी के चलते वरुण मुलाना वहां से जीत गए और पूरे हरियाणा में एससी समाज ने कांग्रेस को बल्क में वोट दिया निसंदेह। देखिए जिस तरीके से अब एक तो उन्होंने 400 पार का नारा दिया देश के अंदर, ये कि 400 पार क्यों, बहुमत मांगे आप, 400 पार ही क्यों। उनके कई सांसदों ने, जिनका मैं यहाँ नाम भी नहीं लेना चाहता, इस प्रकार की हमें राजनीति में मर्यादाएं रखनी चाहिए, हमें विद्वेषपूर्ण चीजें फैलानी भी नहीं चाहिए। उनके सांसदों ने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलेंगे। ठीक है, ये एक पूरी चर्चा अनंत हेगड़े का बयान था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उन व्यक्तियों को महिमा मंडित में करता है नहीं। मेरी राजनीति का एक हिस्सा है कि जो छोटी सोच के व्यक्ति हैं उनको हम क्यों महिमा मंडित करें, अपने प्लेटफॉर्म में उनको क्यों बढ़ाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया और वो चीजें सारी की सारी हुई। और राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को लेकर निकले और हर जनसभा में उनके पास एक संविधान था और उस संविधान को कह रहे थे कि संविधान को बदलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और वो अपीलिंग हुआ, वो मुद्दे अपीलिंग हुए। और अगर हमारे घोषणा पत्र को भी आप देखेंगे, हमारे घोषणा पत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार किया वो 45 पृष्ठ का घोषणा पत्र था। आप उसको बड़ी गहनता से अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं था जो इस देश का समाज, गरीब, सर्वहारा, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, सबके लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए, हर विषय को उसमें छुआ जो देश की जरूरतें थी। और जो ये कॉरपोरेट घरानों के लिए जो नाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी, कॉरपोरेट घरानों की जो सरकार बन गई थी, उसके विरुद्ध एक देश के अंदर जो माहौल था और जो संविधान को और लोकतंत्र को खतरे की बात थी, और उस खतरे के खिलाफ, उस खतरे से आगाह करते हुए उस संविधान को लेकर साथ लेकर निकले और बाबा साहब के संदेश को लेकर निकले, जिसको पूरे के पूरे आप देखिए जो परंपरागत वोट था जो कांग्रेस का, जिसकी वो वापस आया। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, अब ये बताओ, जैसे अब कांग्रेस का संगठन नहीं है और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मात्र 4.5 महीने हैं, क्या आप संगठन खड़ा कर पाएंगे और अगले विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर देखते हो आप लोग? देखिए कर्मपाल जी, दो सवाल हैं आपके। हरियाणा में मतलब दुर्भाग्य से ऐसा रहा कि संगठनात्मक रूप से हमारे प्रभारी बदलते रहे। किसी प्रकार से कोई कारणवश कई बार की स्टेटों के चुनाव आ गए, जैसे मतलब शक्ति सिंह गोविल को गुजरात का अध्यक्ष बनाना पड़ा, इस प्रकार से कुछ चीज़ें, फिर राहुल जी की यात्रा आ गई, ठीक है, फिर न्याय यात्रा आ गई, इसलिए वो संगठन की जो रूपरेखा थी वो लिस्ट हमारी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं अगर होता तो हो सकता था हमारी और भी ज्यादा सीटें आ जाती। इसमें कोई वो नहीं। तो क्या संगठन अब विधानसभा चुनाव से पहले बनने उम्मीद है? देखिए नेतृत्व लिस्ट जो है तैयार है, सारी चीजें हैं। अब वो क्या होता है कि किसी भी राजनीतिक की कोई राजनीतिक दल की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ बैठ के एज प्रदेश प्रवक्ता मैं इतना अधिकृत तो हूँ नहीं क्योंकि मेरी जो बात है वो सब तक मेरी बात को अधिकृत माना जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई, लेकिन फिर भी ये है कि वो वहाँ पर उस लेवल पर चर्चाएं हैं, चीज़ें हैं, और जो उचित समय होगा, उचित जो लगेगा उस पर सही डिसीजन लिए जाएंगे। और इस लोकसभा के दौरान आप देखेंगे कि हम 56 सीटों विधानसभा सीटों पे जीते हैं, 56 विधानसभा सीटों पे जीते हैं। तो हम निसंदेह जो है कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा के अंदर बहुत मतलब बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। बहुत धन्यवाद मोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोगिंदर मोर जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, और इन्होंने दावा किया है कि 56 पे जीते हैं और अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगले चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पार्टियों को जाना चाहिए, और आपको अपने इलाके का मूड क्या लग रहा है, आप कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद मोर जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।